नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ रहे हैं अणु। अणु या मॉलिक्यूल किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव हो और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। लास्ट टॉपिक में अपन ने परमाणु की विशेषताओं के बारे में बताया था। परमाणु में बताया था कि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व तो संभव नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। अणु जस्ट उसके विपरीत होता है कि अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है, उसकी स्वतंत्र अवस्था तो संभव है, लेकिन किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। अणु को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए पहले उसको परमाणु में बदलना पड़ता है। अणुओं का निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर होता है। ये परमाणु समान प्रकार के भी हो सकते हैं और अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। इसको अपन अभी आगे चर्चा करते हैं। और अणु में उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ये अणु की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। ये अणु दो प्रकार के हो सकते हैं। कैसे समझें? अगर समान प्रकार के परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं तो वो तत्वों के अणु हैं, और अगर अलग अलग प्रकार के परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण करते हैं तो वो किसी यौगिक के अणु कहलाते हैं। तो समझे, जैसे यहां लिखा है H2 मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का एक अणु दो हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का एक अणु। इसी प्रकार ऑक्सीजन का एक अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यहाँ लिखा है O3। O3 का मतलब यह है कि ऑक्सीजन के तीन परमाणु मिलकर अणुओं का निर्माण किया है। तो अब इसका नाम ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन हो जाता है। ओजोन का सूत्र O3 है। इसका यह मतलब है कि कोई भी तत्व के अणु केवल दो ही परमाणुओं से मिलकर बने हो, ये जरूरी नहीं है। वो उनकी संयोजकता पर निर्भर करता है कि वो आपस में दो अणुओं से मिलकर बने हो, तीन अणुओं से मिलकर बने हो, या इससे ज्यादा अणुओं से मिलकर बने हो। जैसे मैंने यहाँ एक अगला उदाहरण लिखा हुआ है S8। S का मतलब होता है सल्फर। सल्फर कभी भी दो या तीन परमाणुओं से मिलकर अपना अष्टक पूरा नहीं करता, मतलब दो या तीन परमाणुओं से एक अणु का निर्माण नहीं करता। सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपने 8 सल्फर के परमाणुओं को मिलाना पड़ता है। मतलब सल्फर का एक अणु सल्फर के 8 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मतलब सल्फर के एक अणु का सूत्र जो है वो S8 है। क्लियर? तो इस प्रकार चाहे दो परमाणु मिले हो, तीन परमाणु मिले हो, या 8 परमाणु मिले हो, यह परमाणु समान प्रकार के हैं, इसलिए ये तत्वों के अणु कहलाते हैं। यौगिक के अणु का मतलब यह होता है जब दो या दो से अधिक अलग अलग तत्व के परमाणु आपस में मिलकर किसी निश्चित अनुपात में मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह पदार्थ अब यौगिक कहलाता है। जैसे अपन पढ़ते हैं H2O। H2O का मतलब होता है जल। NH3 मतलब अमोनिया। NH2 CONH2 यह सूत्र है यूरिया का। CH4 मतलब मेथेन। समझे? जैसे बात इस CH4 की करते हैं तो CH4 में कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाके मेथेन का निर्माण हुआ है। तो यह मेथेन का एक अणु है जिसमें कार्बन का एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु आपस में मिले हुए हैं। इसी प्रकार ये जल है, तो जल में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में मिला हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 परमाणु आपस में मिलकर इन्होंने यौगिक का निर्माण किया है। तो इसमें कुल 4 परमाणु है, लेकिन यह 4 परमाणु अमोनिया का एक अणु का निर्माण करते हैं। NH2 CONH2 यह यूरिया है। तो सूत्र इतना बड़ा है जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन यह यूरिया का एक अणु बनाता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समान प्रकार के परमाणु जब मिलते हैं तो तत्वों के अणु बनते हैं, और असमान प्रकार के जब परमाणु मिलते हैं तो यौगिकों के अणु का निर्माण होता है। अब अपन बात करते हैं कि यौगिक वास्तव में क्या होते हैं, और यौगिक के साथ साथ मिश्रण। ये दोनों लगभग एक जैसे शब्द हैं, लेकिन वास्तव में उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दिन रात का अंतर है। समझे कैसे? जैसे
हमने रेत में शक्कर मिला दी, तो जब रेत में शक्कर मिला दी और किसी बच्चे को या फिर अपन उसको चम्मच से मुंह में ले, तो आपको रेत का स्वाद अलग और शक्कर का स्वाद अलग महसूस होगा। तो हमने किसी चीज को किसी अन्य चीज में आपस में मिला दिया, तो आपस में मिलाने का हमने कोई निश्चित अनुपात तय नहीं किया था। तो इस प्रकार कोई भी पदार्थ आपस में मिल जाए तो वो मिश्रण कहलाता है। लेकिन जब आपस में रासायनिक संयोग होता है, तो रासायनिक संयोग जब भी होता है तो ऐसी स्थिति में उन मिले हुए घटकों का अनुपात निश्चित होता है। जब मिले हुए घटक रासायनिक संयोग द्वारा निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं तो उससे यौगिकों का निर्माण होता है। तो समझें, एक तो यौगिक है हमारे पास और एक मिश्रण है। जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं, तो उस प्रकार बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। जैसे जल, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है। मतलब जल के अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणुओं के संयोग से ही होगा। इसके अलावा दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, जल के निर्माण में एक भी हाइड्रोजन के अणु को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। अगर कम या ज्यादा करके उसको मिलाया जाए तो फिर किसी और पदार्थ का निर्माण होगा, जल का निर्माण नहीं होगा। इसी प्रकार जो अमोनिया है, तो अमोनिया के एक अणु के निर्माण में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु चाहिए। ये एक निश्चित अनुपात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में मिलाओगे तभी अमोनिया का निर्माण होगा। कुल मिला के जब अवयवी तत्व एक निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन मिश्रण में अनुपात कोई निश्चित नहीं होता। जैसे नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी में आपने पानी कितना लिया, नींबू कितना लिया, नमक कितना डाला, शक्कर कितना डाला, उससे कोई लेना देना नहीं है। मतलब कम या ज्यादा हो सकता है और इसका अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं हो रही है। ये सब भौतिक अभिक्रिया है, भौतिक परिवर्तन है। तो नींबू पानी है, वायुमंडल में गैसों का मिश्रण है, हम चाय बनाते हैं, तो ये जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं या ये जो बनाए जा रहे हैं वो सभी मिश्रण कहलाते हैं, वो यौगिक नहीं होते। पहली चीज क्लियर। दूसरा, अवयवी तत्वों के गुण मौजूद नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एग्जाम में कई बार ये आया हुआ है कि यौगिक की कौन सी विशेषताएं, निम्न में से कौन सी विशेषताएं यौगिक की है या नहीं है, ऐसा इस प्रकार के प्रश्न। तो समझे, अवयवी तत्वों के गुण यौगिक में मौजूद नहीं होते। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है, जैसे वापस अपन चर्चा करते हैं जल की, तो जल का एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन स्वयं वस्तुओं को जलाने का काम करती है। लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में मिल जाते हैं और जल का निर्माण होता है, तो उस जल में न तो हाइड्रोजन के गुण दिखते हैं हमको, न ही ऑक्सीजन के गुण दिखते हैं, और अब वो आग को बुझाने का काम करते हैं। तो आपको पता चला कि यौगिक में उपस्थित अवयवी तत्व अपने गुणों को खो देते हैं। इसी प्रकार अमोनिया, अमोनिया भी नाइट्रोजन एक प्रकार की निष्क्रिय गैस है, वायुमंडल में यह किसी से क्रिया नहीं करती, और हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है जो विस्फोट के साथ जलती है। दोनों का एक दूसरे से बहुत कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन जब आपस में यह 1:3 में मिलते हैं तो उससे, और दोनों ही गैसें रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है। लेकिन जब ये दोनों गैसें आपस में मिलती है 1:3 में और अमोनिया का निर्माण करती है, तो अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली जहरीली गैस होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यौगिक में उपस्थित जितने भी अवयवी तत्व हैं, जितने भी घटक हैं, वो यौगिक बनने के बाद अपने अस्तित्व को या अपने गुणों को खो देते हैं। मतलब अवयवी तत्वों के गुण उस यौगिक में मौजूद नहीं होते, जबकि यहाँ पर अवयवी तत्वों के गुण मौजूद होते हैं। जैसे रेत और शक्कर का मिश्रण करके और अपन चखें तो हमें रेत के कण और शक्कर के कणों का स्वाद भी अलग अलग पता चल जाएगा, और अंदर कौन कौन सी चीजें मिली हुई है उसको भी अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, यौगिक की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि यौगिक में मिले हुए जितने भी तत्व हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनको किसी भी भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। हम चाहकर भी हम चाहकर भी पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक सामान्य या भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते, जबकि मिश्रण के जो अवयव है उनको आराम से हाथों द्वारा बीनकर या आसवन या अन्य विधियों द्वारा, पृथक्करण की भौतिक विधियां बहुत सी, उन भौतिक विधियों द्वारा
हम आसानी से मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं, यौगिक के अवयवों को अलग नहीं कर सकते। ये यौगिक और मिश्रण में महत्वपूर्ण अंतर है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि बेसिक बेसिक चीजें ऐसी पूछ लेता है कि हमें बहुत ज्यादा आने के बाद भी उन बेसिक चीजों में अंतर समझ में नहीं आता। तो वे पदार्थ जो आपस में निश्चित अनुपात में मिले हुए होते हैं, जिनके अवयवी तत्वों के गुण उस पदार्थ में मौजूद नहीं होते हैं और जिनको किसी भी भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, वो सभी यौगिक कहलाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक में अपन बात करेंगे कि मिश्रण के जो अवयव है उनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा उनको पृथक किया जा सकता है और मिश्रण के क्या क्या गुण होने चाहिए, उसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नमस्कार।